अस्सलाम वालेकुम। द राइजिंग स्टार्स की एक नई एपिसोड के साथ आगा अब्दुल सत्तार हाजिर खिदमत है। और ये पार्ट 2 है। कैन सेकुलरिज्म आंसर दीज 5 क्वेश्चन जो कैसर अहमद राजा ने किए थे। पहले मैंने सेकुलरिज्म की तारीफ़ के हवाले से बात की और फिर जो है वो राजा साहब के सामने कुछ सवालात रखे। अब मैं ये बात करता हूँ कि ये जो कंसर्वेटिव मुसलमानों का ये जो एक तस्वुर है दारुल कुफ्र का, दारुल कुफ्र और दारुल इस्लाम, तो कैसर अहमद राजा की इंटरप्रिटेशन के मुताबिक, क्योंकि शाफी, हम्बली, मालिकी, हनफी का ये इजमा है किसी हद तक विद वेरिंग डिग्रीज के, अगर एक ऐसे मुल्क में जहाँ डोमिनेंट अथॉरिटी मुसलमान नहीं है, जहाँ पर गैर मुस्लिमों की डोमिनेंट अथॉरिटी है, तो वहाँ से उनको हिजरत कर जानी चाहिए। अब अगेन राजा साहब से ये सवाल है कि क्या फिर 4 करोड़ जो मुसलमान यूरोप में हैं, 19 करोड़ मुसलमान जो हिंदुस्तान में हैं, और फार ईस्ट में दूसरी जगह पर, साउथ और सेंट्रल अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में जो करोड़ों की तादाद में मुसलमान हैं, क्या उनको फिर हिजरत कर जाना चाहिए? अगर उनको हिजरत कर जाना चाहिए तो कौन सा मुसलमान मुल्क इस बात पर राज़ी है कि वो उनको ले ले? आप तो जो चंद लाख रोहिंगा हैं उनको कोई मुसलमान मुल्क लेने के लिए तैयार नहीं है। हमारे अपने पाकिस्तान का ये हाल है कि जो 2-4 लाख बिहारी थे, जो बांग्लादेश की जब आज़ादी की लड़ाई हो रही थी और वो जो पाकिस्तान इंडिया की जंग थी, उसमें जो उन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज का साथ दिया, उनको आज तक हम नहीं ला सके। तो अगर ये दारुल कुफ्र की लॉजिक को मानते हुए, जो कैसर अहमद साहब की लॉजिक है, क्योंकि उनका तो ये ख़याल है ना कि ये जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं, ये दारुल कुफ्र बन गए हैं। कैसर अहमद राजा साहब अपने आप को एक ऑर्थोडॉक्स मुसलमान कहते हैं, तो जो ऑर्थोडॉक्स इंटरप्रिटेशन है, वो यही है कि ये जितने बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, जहाँ पे जर्मनी में शायद अब 30 लाख से ज़्यादा सीरियन हैं, कुर्द हैं, बरतानिया में अच्छे खासे मुसलमान हैं लाखों की तादाद में। तो ये सारे जो बरतानिया में, पूरे यूरोप में 4 करोड़ के करीब मुसलमान हैं, उनके लिए यूरोप दारुल कुफ्र बन गया है। और कैसर अहमद राजा की लॉजिक के मुताबिक उनको यहाँ से माइग्रेट कर जाना चाहिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कैसर अहमद राजा खुद माइग्रेट नहीं कर रहे। एनीवे, तो इसी लॉजिक को फॉलो करते हुए जब हिंदुस्तान में बरतानवी हुकूमत थी, जो मौलवियों के मुताबिक क्रिश्चियन गवर्नमेंट थी, तो मौलवियों ने ये फतवा दिया कि जी हिंदुस्तान जो है वो दारुल कुफ्र बन गया है, क्योंकि हुकूमत का इंतज़ाम व इंसराम जो है वो अब गैर मुस्लिमों के पास है, लिहाजा मुसलमानों को यहाँ से हिजरत कर जाना चाहिए। और कुछ बेचारे मुसलमान जो है वो हिजरत करके अफ़गानिस्तान गए भी। उनका जिस उनको जिस जलालत और रसवाई का सामना करना पड़ा, वो तारीख़ का हिस्सा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिन मौलवियों ने ये फतवा दिया था, उनमें से कोई भी मौलवी हिजरत करके नहीं गया। अब कैसर अहमद राजा जब ये बकवास कर रहे होते हैं कि जी सेक्युलरिज्म पर सारी लानतान कर रहे होते हैं कि ये लादीनियत है, यहाँ पर इंसानी कवानीन बन सकते हैं, इसका मतलब है कि इंसानी कवानीन अगर फहाशी और रियानी का दर्ज दें तो वो बड़ा कैटास्ट्रॉफिक होगा। तो यकीनन उनकी लॉजिक के मुताबिक ये गैर मुस्लिम ममालिक जो है वो दारुल कुफ्र बन गए हैं, वहाँ इस्लाम ख़तरे में है। कैसर अहमद राजा का तो इस्लाम इतना कमज़ोर है, उनका मज़हब इतना कमज़ोर है कि वो अगर कोई प्रेग्नेंट वेमेन कोई सर्टेन लिबास पहन ले तो उनका मज़हब ख़तरे में पड़ जाता है। किसी एंकर का दुपट्टा उतर जाए तो उनका मज़हब ख़तरे में पड़ जाता है। किसी कोई गुलकार अगर किसी बच्ची से हाथ मिला ले तो उनका मज़हब ख़तरे में पड़ जाता है। और बिल्कुल इसी तरह तो लाज़िम बात है, ये जो दारुल कुफ्र हैं, दारुल कुफ्र में तो नंगे नाच हो रहे हैं, नेकेड परेड्स हो रहे हैं वगैरह वगैरह, तो यकीनन ये इस्लाम के लिए ख़तरनाक है। कुछ इनमें फ़ुक़हा ने कहा है कि जी अगर बच्चों की आप परवरिश ना कर सकें इस्लामी लिहाज से, तो नेचुरली आप कैसे कर सकते हैं इस्लामी लिहाज से इन ममालिक में परवरिश? तो फिर क्या कैसर अहमद राजा साहब समझते हैं कि यूरोप मुसलमानों के लिए दारुल कुफ्र है, नॉर्थ अफ्रीका, इंडिया, और मुसलमानों को यहाँ से हिजरत कर देनी चाहिए? अगेन सवाल ये है कि ये हिजरत करके जाएं कहाँ? आपको तो मुत्तहिदा अरब अमारात में डंडे मार के निकाल लें, ज़रा सी कोई बात होती है सऊदी अरब आपको मुसलमान वर्कर्स को जो ठुड्डे मार कर निकालने की बात करता है। तो फिर ये कहाँ पर जाएं? खुद मुसलमान जो महाजरीन हैं सूडान के, सोमालिया के, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के, वो खुद यूरोप भाग रहे हैं। तो फिर ये ज़रा इस सवाल का जवाब दे दें कि वो सारे मुसलमान कहाँ जाएँ। दूसरी बात ये बताएँ कि अगर ये दारुल कुफ्र है और दारुल कुफ्र में रहना अज़ाब है, तो फिर ये जो मजलिस ख़त्म नबूवत का हेड ऑफ़िस है बर्मिंघम में, वर्ल्ड इस्लामिक मिशन के ऑफ़िसेज़
अमेरिका और कनाडा में हैं, दावत इस्लामी का मरकज़ जो है ब्रेडफोर्ड में है। इनका फिर क्या किया जाए? इन सबको क्या बंद कर दिया जाए? और बंद करके फिर क्या किया जाए? जितने मुसलमानों के तालीमी इदारे हैं, जितने मुसलमानों के तबलीगी मराकज़ हैं, उनका क्या किया जाए? अब हम आते हैं कैसर अहमद राजा के आर्ग्यूमेंट पे। ये झूठा दज्जाल आदमी आपको कभी ये नहीं बताएगा कि 500 साल में अगर यूरोप की कोई बेहतरीन चीज़ है तो वो बुनियादी तौर पे सेक्युलरिज्म है। ये खुद मौलाना मौदूदी की तरह झूठ बोलता है कि सेक्युलरिज्म लादीनियत है, उसकी मैं वजाहत कर चुका हूँ। देखें, आज बुनियादी तौर पर सेक्युलर ममालिक हैं तो हिंदुस्तान में वहाँ के सदूर भी मुसलमान रहे, बहुत सारे वज़रा भी मुसलमान रहे। ये बात अब ठीक है, जो कैसर अहमद राजा के अब नज़रियाती दोस्त हैं, आरएसएस वाले, विश्वनाथ हिंदू परिषद वाले, बीजेपी वाले, वो हिंदुस्तान में वही कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं जो जनरल ज़िया ने हमारे मुल्क में करने की कोशिश की है। लेकिन हिंदुस्तान में एक तवील अरसे तक जो भी टूटी फूटी सेकुलर वैल्यूज़ थी, उसकी वजह से मुसलमानों को वो हुआ। अगर उनका वो राज आ जाता है तो ये बॉलीवुड में जितने भी आपको मुसलमान अदाकार नज़र आ रहे हैं, ये विद इन नो टाइम हवा में तहलील हो जाएंगे, इनका कोई नामो निशान नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह आप ये देखें कि सेक्युलरिज्म का बुनियादी मकसद ये है कि आपका मजहब, ज़ात पात, रंग नस्ल कुछ भी हो, आप रियासती उमूर में अगर आना चाहते हैं, वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं या आप सदर बनना चाहते हैं, तो आपको रियासत ये नहीं कहेगी कि क्योंकि आप मुसलमान हैं इसलिए वज़ीर आज़म या सदर नहीं बन सकते। अब ये जो इसने बकवास की एंडी बर्नहैम की, और यहाँ पे तो ज़्यादातर जो सदूर हैं या जो प्राइम मिनिस्टर हैं या वज़ीर आज़म हैं, वो नाम के ही क्रिश्चियंस होते हैं, वो कोई प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन नहीं होते। और अगर इंग्लैंड में जो ऋषि सुनाक जो एक हिंदू है वो वज़ीर आज़म बना, तो इस वजह से बना कि बरतानिया जो है इन प्रैक्टिस की मैं बात कर रहा हूँ, इन प्रैक्टिस एक सेक्युलर कंट्री है। वैसे नज़रियाती तौर पे तो आप इस पे देखें तो आज भी इसमें आपको क्रिश्चियन और वो तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। इसी तरह सादिक खान अगर लंदन का मेयर है, और यूके में बहुत सारे मेयर्स जो हैं वो मुसलमान हैं, वो इस वजह से हैं कि यहाँ पर जो है वो सेक्युलरिज्म है। इसी तरह अमेरिकन कांग्रेस में या कनाडा में सिख बड़े आला ओहदों पर हैं, कुछ मुसलमान भी वज़ीर हैं, वो इस वजह से हैं कि वो सेक्युलर कंट्रीज़ हैं। आज अगर वो दोबारा क्रिश्चियन कंट्रीज़ बन जाए उस तरह के जैसे असबेला और फर्डिनेंड के दौर में थे, तो ये तो फिर इनको मार के निकाल देंगे। तो क्या कैसर अहमद राजा चाहते हैं कि मुसलमानों के मराकज़ बंद कर दिए जाएं, मुसलमानों को निकाल दिया जाए, उनकी मसाजिद बंद कर दी जाएं, उनको तीसरे दर्जे का शहरी बनाया जाए? अब हम आते हैं कैसर अहमद राजा के मुख्तलिफ नुकात पर, जो इसने बड़ा ये हमेशा से बकवास की कि सेक्युलर माइंडेड लोगों ने या सेक्युलरिस्ट ने जो है वो तारीख़ में मारा। अब ये एक नंबर का झूठा आदमी है। मिसाल के तौर पे इंग्लैंड को, ये जो सेक्युलरिज्म की तारीख़ है ये तो 1851 से, अगर थोड़े से आपकी इसके ट्रेसेस तलाश करेंगे नेशनल स्टेट में, तो वो 1648 में जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया है, लेकिन बहुत हल्के उसके ट्रेसेस आपको मिलेंगे। तो जो पूरी कॉलोनाइजेशन हुई है उसका एक मजहबी कलर था, जो ये झूठा दज्जाल आदमी आपको बताता नहीं है। मिसाल के तौर पे जब क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में बहामास पहुंचा है, उसके साथ चोर, डाकू, कातिल थे और ला कैसस और प्रीस्ट थे। वो लेकर क्या गया था? क्रॉस। क्रिस्टोफर कोलंबस ने जिस कॉलोनाइजेशन को शुरू किया, जिसको आगे जाके फ्रांसिस पिज़ारो और कॉर्टेक्स और दूसरे लोगों ने बढ़ाया, पूरा साउथ सेंट्रल अमेरिका और खुद अमेरिका पूरा क्रिश्चियन हो गया। और ये इतना झूठा आदमी है, ये कॉलोनाइजेशन को समझता है कि वो मजहबी वो नहीं था, कॉलोनाइजेशन कोई एथिस्टिक वो थी। भाई उसके साथ ला कैसस जो था एक प्रीस्ट था जिसके फर्स्ट हैंड अकाउंट पढ़े में, और जो टॉइन बी के मुताबिक जो वाइट मैन बर्डन का तस्वुर है जी, या दुनिया को सिविलाइज करने का तस्वुर है, तो कॉलोनाइजेशन का एक नारा ये भी था, टू क्रिश्चियनाइज पीपल, लोगों को क्रिश्चियनाइज करना। और ला कैसस समेत आप सारे इनके अकाउंट पढ़ लें, ये रेड इंडियंस को काफिर कहते थे और कहते थे कि ये हमारी मजहबी जिम्मेदारी है कि उनको हम क्रिश्चियन बनाएं। आज साउथ और सेंट्रल अमेरिका जो है वो 90% से ज्यादा क्रिश्चियन है, नॉर्थ अमेरिका 90% से ज्यादा क्रिश्चियन है। तो अगर इसका मजहबी एंगल नहीं था, सेक्युलर एंगल था, तो मुझे बताएं वहां क्रिश्चियनिटी कैसे आ गई?
गोवा में आपकी क्रिश्चियनिटी कैसे आ गई, इंडोनेशिया के सर्टेन इलाकों में आपकी क्रिश्चियनिटी कैसे आ गई, अफ्रीका के जो है वो इतने सारे ममालिक में क्रिश्चियनिटी कैसे आ गई। मसलन पहले से भी क्रिश्चियनिटी मौजूद थी, मजीद वो हुआ। चाइना में जो ओपियम वॉर हुई है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स में एक फैक्टर ये भी था कि चाइना ने जो है वो क्रिश्चियनिटी को बैन करने की कोशिश की, जो वहां पर तबलीग वगैरह कर रहे थे उसको रोकने की कोशिश की, उसके हवाले से भी लड़ाई हुई है। अब ये क्या करता है कि सारी कॉलोनाइजेशन को सेक्युलरिस्ट लोगों के खाते में डालता है। इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं है। जो कॉलोनाइजेशन का पर्पस था वो क्रिश्चियनाइज एंड सिविलाइज, और उसमें जो खाली साउथ सेंट्रल और नॉर्थ अमेरिका में आप रखें तो हार्वर्डसन के मुताबिक 55 लाख से ज्यादा लोगों को मारा गया, इसका मतलब है 5 करोड़ 50 लाख। प्रोफेसर राय कोसांड्रा कहते हैं कि 10 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए, जो ऑस्टिन स्कूल ऑफ थॉट के आजकल दुबई में पढ़ाते हैं। इसी तरह जो क्रिस्टोफर क्लार्क है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, वो कहता है कि 85% रेड इंडियंस मारे गए। 55 मिलियन सियाफाम अफराद को जानवरों की तरह लेकर आया गया और उनकी मंडियां लगाई गई, उनसे गुलामों की तरह काम करवाया गया, उनसे जानवरों की तरह काम करवाया गया। इसी तरह मिलियंस की तादाद में इंडेंचर्ड लेबर, ये सब क्रिश्चियनिटी के नाम पर किया गया। जो आयरलैंड और इंग्लैंड का पहला कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिससे कॉलोनाइजेशन शुरू हुई, उसका भी रिलीजियस कॉनोटेशन था। अमेरिका में आज भी जो मैनिफेस्ट डेस्टिनी का कॉन्सेप्ट है वो मजहबी है। अब ये सारी जंगों को ये बताता है कि जी फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्पेशली, उसमें इसने कहा कि फाशिस्ट सेक्युलरिस्ट थे, एथीस्ट सेक्युलरिस्ट थे, जिसमें सोवियत यूनियन कहता है, और कहता है लिबरल सेक्युलरिस्ट थे। हालांकि दो कंप्लीटली मजहबी थे। ये इतना झूठा आदमी है कि आज भी ये, अगर कोई सी भी इसने तारीख की किताब उठा के देखी होती, कोई आम सी किताब भी उठा के देखी होती, तो हिटलर के स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड हैं कि उसको रोमन कैथोलिक क्रिश्चियनिटी से, ये क्रिश्चियनिटी से कोई मसला नहीं है। जो मिसोलेनी था उसका भी बुनियादी यही मसला था कि उसके वेटिकन से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, बल्कि दुनिया में आज भी इस बात पर आवाज़ें उठती हैं कि वेटिकन का बड़ा करीब कोलाब्रेशन था इनके साथ रहा। जो लिबरल सेक्युलरिस्ट जिनको ये कहता है अमेरिका वगैरह, अमेरिका का मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो सारे जहादियों के अब्बू जान हैं रेगन साहब ने तो ये मुजाहिदीन की टर्म को पॉपुलराइज किया है कि वो अजीम ईवल एम्पायर से लड़ रहे हैं। आज भी आप इनकी वीडियो उठा के देख लें, रेगन की जो है। जॉर्ज बुश ने कौन सा नारा लगाया, मुझे बताएं। जॉर्ज बुश ने कोई मजहबी नारा लगाया जब उसने ये क्रूसेड का वर्ड इन्वोक किया है? जब फ्रांसीसी वहां पर पहुंचे हैं सीरिया में, ये मैं 19th सेंचुरी की बात बता रहा हूं, तो इवन 19th सेंचुरी या 18th सेंचुरी का एंड था, मेरा ख्याल है कि 19th सेंचुरी था, आई कैन रीचेक इट। तो वन ऑफ द फ्रांसीसी जर्नल ने सलादीन की, कहते हैं कि कब्र पर लात मारते हुए, जब उसने उस रीजन को फतह कर लिया जो सलादीन के कंट्रोल में था, सीरिया भी था और दूसरे पार्ट भी थे मिडिल ईस्ट के, तो कहते हैं उसने सलादीन की कब्र पे लात मारते हुए कहा वी आर बैक। अब आप मुझे बताएं कि ये रिलीजियस कनोटेशन है या नहीं है। और सलादीन ने किसको शिकस्त दी थी? उसने क्रूसेडर्स को शिकस्त दी थी। और वो जो फ्रांसीसी जर्नल कह रहा है वो यही बात कह रहा है। तो ये बात करना कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगर 70 करोड़ लोग मरे थे, उसमें एक बड़ी तादाद जो है वो ये जो फाशिस्ट कंट्रीज थे जिनके अपने मजहबी रूट्स भी थे, ऐसा मामला नहीं था कि उनके गैर मजहबी रूट्स थे, इनकी आपस की लड़ाइयाँ थी। बरतानिया में आज भी मलका या बादशाह एंग्लिकन चर्च का जो है वो सरबराह है। जितनी नेपोलियनिक जंगें लड़ी गई जिसमें लाखों की तादाद में हुए, अब ये इतना जाहिल आदमी है कि अगर 1789 के बाद जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया और उसके बाद जो नेपोलियन आया, नेपोलियन की ये इस्लाहात पढ़ ले कि उसने रोमन कैथोलिक चर्च की तमाम फैसिलिटीज को जो है वो किया। और नेपोलियन अपने एसेंस में बड़ा रेट्रोग्रेसिव आदमी था, उसके जो औरतों के ख्यालात थे वो बड़ी हद तक क्रिश्चियनिटी के करीब थे। तो इसका ये जो आर्ग्यूमेंट है, ये जो हमेशा बकवास करता है कि जी सेक्युलरिस्ट लोगों ने इतने बड़े पैमाने पर कत्ल किया, हकीकत ये है कि जॉर्ज हेलोइक जो इसका फाउंडर समझा जाता है, जिसने ये टर्म यूज की, वो तो 1851 में पैदा हुआ है। और वो जब 20th सेंचुरी में जाकर उसने सेक्युलरिज्म और 19th सेंचुरी के एंड में उसने बात की है। ये सारा कत्ले आम बहुत पहले हो गया था। मसलन रेड इंडियंस का कत्ले आम
अगर वो 10 करोड़ के करीब ज़्यादा लोग मरे, वो अच्छी बड़ी तादाद में मर चुके थे पहले ही। इसी तरह इंडिया में अगर शशि थरूर के मुताबिक 3.5 करोड़ लोग बिहार, बंगाल, उड़ीसा की फेमिन्स में मरे, और अभी जो नई रिसर्च स्पेनिश आई है उसमें कोई 10 करोड़ से ज़्यादा बरतानवी मरे, वो तो पहले ही मर चुके थे सेक्युलरिज्म की टर्मिनोलॉजी से पहले। बिल्कुल इसी तरह फ्रांस ने जो अल्जीरिया और इंडो चाइना और दूसरी जगह पे बड़ी तादाद में लोग मारे, उसका भी एक मजहबी कॉनोटेशन था। तो ये किस तरह पूरी कॉलोनाइजेशन जो है वो सेक्युलरिस्ट लोगों पर डाल सकता है। कॉलोनाइजेशन 1452 से 92 से शुरू हुई, जो स्पेनिश है। जो पोर्चुगीज है वो उससे भी पहले निकल चुके थे। पोर्चुगीज जो है वो 14 सेंचुरी के एंड में निकल चुके थे, या अर्ली 15 सेंचुरी की अर्ली 15 सेंचुरी में निकल चुके थे। और जो सेक्युलरिज्म की टर्म इजाद हो रही है, वो इजाद हो रही है 1851 में आकर। अगर उसके आपको थोड़े से ट्रेसेस देखने हैं तो वो 1648 में होंगे, लेकिन जो सही मायनों में सेक्युलरिज्म की टर्म आई है वो 1851 में आई है। और उसमें भी ये जॉर्ज का बड़ा क्लियरली ये नहीं है कि मजहब को आप खत्म कर दें या मजहब के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा कर दें, उसने सिर्फ ये कहा कि रियासती उमूर में उनकी मदाखलत नहीं होना चाहिए। आगे में चलकर इसका मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊंगा कि यूरोप ने क्यों ये फैसला किया कि उसको, चर्च को और हुकूमत को अलहदा-अलहदा करना चाहिए। ये पार्ट 2 है। कैसर अहमद राजा के 5 जो उसने सवालात किए हैं, उसके उसके जवाब में जो मेरा रद्द अमल है, ये पार्ट 2 है। हम मजीद पार्ट के साथ भी आएंगे।